निर्मलपुर गांव में काशीराम अपनी पत्नी शांति और बेटे सूरज के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह काशीपुर के बाहर स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। एक रात किसी कारण उस फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। किसी तरह काशीराम को अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही यह बात शांति को पता चली, वह तुरंत अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? कृपया जल्दी बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मेरा दिल बैठा जा रहा है। इनका शरीर आग में काफी जल गया है और इनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। इन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। कृपया जल्दी से रुपयों की व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब, सर्जरी में कितना रुपए लगेंगे? आपके पति की सर्जरी के लिए 30,000 रुपया लगेंगे। यदि 3 घंटे के अंदर सर्जरी नहीं की गई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। कृपया जल्द से जल्द यह राशि कैश काउंटर पर जमा कर दें। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। सूखी रोटी खाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। 300 रुपए भी हमारे लिए 3 लाख के बराबर है। हम भला 30,000 रुपए की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो एक काम कीजिए, आप अपने मरीज को अपने घर ले जा सकती हैं। अगर आपको उनकी जान बचानी है तो जल्द से जल्द 30,000 रुपया जमा करना होगा। समझने की कोशिश कीजिए और जल्दी कीजिए। जाइए, किसी से मदद मांगिए, अपने किसी रिश्तेदार से सहायता लीजिए। मुझे और भी मरीजों को देखना है, इसलिए कृपया मेरा समय बर्बाद न करें। इतना कहकर डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने चले जाते हैं। इधर सूरज और शांति परेशान थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 30,000 रुपए कहाँ से लाएं और अपने पति की जान कैसे बचाएं। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आ रही। अगर हम समय पर सर्जरी के लिए 3,000 रुपए जमा नहीं कर पाए तो बाबूजी की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेटा, तू सत्य कह रहा है। मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। इतना कहकर सूरज और उसकी माँ मदद मांगने निकल पड़ते हैं। वे कई लोगों से सहायता की गुहार लगाते हैं, लेकिन सूरज की गरीबी देखकर कोई भी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। थक हार कर वे शाम तक अस्पताल पहुंचते हैं, जहां सूरज की माँ डॉक्टर को सारी बात बताती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने मरीज को घर ले जा सकती हैं। मजबूरन शांति अपने पति को घर ले आती है और 2 दिन बाद उसका निधन हो जाता है। बेटा, आज तेरे पिताजी की मौत सिर्फ 30,000 रुपया न होने के कारण हुई है। अगर आज हमारे पास इतने पैसे होते तो शायद वे हमारे साथ होते, हमें यूं छोड़कर न जाते। इसलिए बेटा, तुझे इतना पैसा कमाना है कि किसी को भी पैसे की कमी के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। धीरे धीरे समय बीतता है। सूरज कई जगह नौकरी की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन जब वह रास्ते से गुजर रहा होता है तो देखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक ऋषि महाराज ध्यान मग्न बैठे हैं। तभी एक काला नाग उनकी ओर बढ़ने लगता है। सूरज यह देखकर तुरंत आगे बढ़ता है और सांप को वहां से भगा देता है। तभी ऋषि महाराज की आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने सांप को दूर जाते देखा और फिर सूरज की ओर देखकर बोले, धन्यवाद बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई। आओ मेरी कुटिया में चलकर बात करते हैं। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो बांस से बनी है। बेटा, यह बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाया है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को बनाया है। बाबा, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। सूरज उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगता है और वह साधु बाबा की बहुत सेवा करता है। वहाँ पर सूरज ने बांस का घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा सूरज से बोले, सूरज बेटा, अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा घर जाने का भी निश्चित समय आ गया है। लेकिन बाबा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, जब तक तू कोई काम ना सीख लेना तब तक घर लौट कर मत आना। काम तो तुमने सीख लिया बेटा, तुमने बांस का घर बनाना सीखा है, वह भी बहुत मेहनत का काम है। और जब तक तुम अपने गांव जाना तो वहाँ जल्दी बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन यह बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। सूरज साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है।
और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस का घर बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं ये क्या कर रहा है, मैंने इसे कोई काम सीखने के लिए भेजा था। ये पता नहीं क्या सीख कर आ गया, लेकिन ये बांस का घर क्यों बना रहा। तभी गांव की एक औरत आती है और सूरज की माँ से कहती है, देखने में यह घर तो कितना सुंदर और मजबूत लग रहा है। पर बहन, यह घर किस काम का, यहाँ कौन रहेगा। गांव में सबके अपने अपने घर और अपनी जमीन जायदाद है, और यह लड़का सिर्फ फिजूल का काम कर रहा है। सूरज कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मानसून आ चुका था और निर्मलपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे निर्मलपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण निर्मलपुर गांव में बाढ़ की चपेट में आ गया। निर्मलपुर गांव के साथ साथ आसपास वाले बहुत से गांव बाढ़ में डूब गए। निर्मलपुर गांव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उनके गांव में बनी बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे, और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव वाले बाढ़ से बचने के लिए सूरज के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। सूरज की माँ भी इस बांस के घर में शरण ली। माँ, मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर यह बांस का घर तुम्हारे बहुत काम आएगा, और आज हमारा पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव का एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर यह बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ सूरज बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वह कोई भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिन तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब ठीक हो गया। गांव वालों ने सूरज की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुनी तो वह भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। शांति बहन, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस का घर बनाकर ये सचमुच आपके गांव के लोगों को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं सूरज हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना देता कि बाढ़ आने पर हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहे। जितना भी लागत लगेगा हम लोग देंगे सूरज, लेकिन हमारे गांव में भी तुम ऐसे ही बांस के घर बना दो। मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर आप सबके लिए बांस का घर बना दूंगा। ठीक है बेटा सूरज, अब हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। ठीक है मुखिया जी, जाइए आप। सब लोग अपने घर चले जाते हैं। सूरज मुखिया के गांव पहुंचता है। 1 महीना गुजरता है। सूरज सबके लिए बांस का घर बना देता है। बाढ़ का ख्वाब सबके मन से निकल जाता है। लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।